नमस्कार, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर ऐसे दो जनों को लेके आई हूं जो मुझे बोलने नहीं देंगे, आपस में ही बात करेंगे। जी हाँ, निश्चित शरण और साकेत सुरेश जी, बट आई दे माई नमस्कार। फेवरेट पीपल। एंड नमस्कार साकेत जी, नमस्कार निशीत। नमस्कार पाजी। आज का हमारा टॉपिक है कि हिंदूज ये सोचते हैं कि ये जो हमारा आइडियोलॉजी का वॉर है, जो हम लोग ये लड़ रहे हैं हिंदुत्व के लिए और इन सब चीजों के लिए, तो और अब हम सोचते हैं कि ये अब एक सिविलाइजेशन वॉर है, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं चारों तरफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हिंदूज कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करते थे। और जब से बीजेपी आई है, हिंदूज ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है। क्या हिंदूज ये सही सोचते हैं कि पॉलिटिशियंस उनकी आइडियोलॉजी की वॉर लड़ेंगे कि नहीं? इस बारे में बात करते हैं निशीत और साकेत जी से। निशीत, आप बोलिए पहले। साकेत भाई, आप स्टार्ट करो। लेट मी गैदर माय थॉट्स एंड देन ओके। विल। हाँ। जी मेरा जो पायल जी ने अभी बोला कि बीजेपी जब से पावर में आई है तब से लोग हिंदुत्व के विषय में बोलने लगे। मेरा कहना यह है कि ये वाइस वर्सा है। जब से लोग हिंदुत्व के विषय में बोलने लगे तब बीजेपी पावर में आई है। क्योंकि बीजेपी ने जब अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट चेंज किया था तो वो एक हवा को देखते हुए चेंज किया था, अदरवाइज वो फेल हो जाता। जो गोवा कांग्रेस में जब डिसाइड, गोवा कॉन्फ्रेंस में या कन्वेंशन में जब डिसाइड हुआ कि मोदी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट फॉर बीजेपी, दैट मूव वुड हैव फेल्ड अगर उस समय हिंदुत्व की या रिसर्जेंस हिंदुइज्म की उतनी धारा नहीं होती। क्योंकि वो उतनी धारा थी, इसलिए बीजेपी पावर में आई। इट्स नॉट द मतलब हम जो इसको इस तरह से देखते हैं क्योंकि बीजेपी पावर में आई इसलिए हिंदूज हिंदूज हैव बीन स्पीकिंग। माय व्यू इज दैट हिंदूज हैव बीन टोल्ड टू पुट देयर हेड डाउन for a long time since independence, particularly after the assassination of Gandhi, and it was kind of put in as a collective guilt over all the Hindus, and we were told to keep our heads down because if we have to bleed, we have to bleed and somehow irrigate the tree or imaginary or fictional tree of secularism. तो हमको खुद को सरेंडर करके सेकुलरिज्म को आगे बढ़ाना, दिस इज व्हाट वी हैव बीन टोल्ड एंड फॉर 70 years वी हैव बीन फूल्ड ऑन दिस। बट धीरे धीरे करके आप अगर राम जन्मभूमि की मूवमेंट भी देखें तो इट इज नॉट समथिंग विच वाज स्टार्टेड बाय बीजेपी। इट स्टार्टेड लॉन्ग टाइम बैक, जब निहंग वहां पे मूर्ति रख के चले गए थे। दैट वाज समवेयर इन 1948 व्हेन बीजेपी डिड नॉट एग्जिस्ट। तो वो धीरे धीरे रिसर्जेंस जो था आफ्टर मे बी, अगर आप पर्सपेक्टिव से देखें, मे बी 700-800 years ऑफ टोटली बीइंग ऑन द फ्रिंजेस। जो आज हम कहते हैं कि फलाने दलित हैं, ढिकाने दलित हैं, इनफैक्ट द एंटायर हिंदू कम्युनिटी वाज अ दलित कम्युनिटी because we had no stake in governance when Mughals were ruling, or when before them the sultans were ruling. We had no stake, and jizya था, वो सब था। तो the entire Hindu community was on the fringes, and we slowly we thought, because गांधी का भी अपील का एक बहुत बड़ा लॉजिक ये था कि because he brought धर्म into politics। जो बिपिन चंद्र पाल, जो तीन आप स्टॉलवर्ट्स बोले, जो इनको बोलते हैं फोर फादर्स ऑफ कांग्रेस, लाल बाल पाल, ऑल थ्री हम्म। इफ यू सी दे वर ऑल हिंदुत्व आइकन्स। सो उसके पहले जो कांग्रेस चल रही थी, जो एओ ह्यूम के द्वारा क्रिएटेड थी, दैट वाज वर्किंग इन अ वैक्यूम। बीसी पाल ने इस पे लिखा है कि द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ कांग्रेस इज दैट इट इज वर्किंग एज एन यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन विथ नो stake in dharma, and that is where the gap is. The day it discovers its root in dharma, it will become a popular movement, and that is what happened. That is what Gandhi brought to the table. Out of the 6 7 pledges that Gandhi used to ask people to take to become part of Congress, one of them was opposing Gohatya and stuff like that. And he was in whatever secular way he used to play the Hindutva politics. But after independence, because Nehru was totally an atheist to the extent of being a non-Hindu, so he was worried about the Hindus cult within Congress, which was Rajendra Prasad, which was K.M. Munshi. So he हम्म। consciously worked in a way to ensure that the entire Hindu population puts their head down under the guilt, under the weight of the guilt, and they will never come up. But this had to eventually go away because inherently Hinduism being a philosophical religion, it कोई भी religion अगर philosophical होगा, it is not a military or religion, what you say, political religion. It will have its own merit and strength. So it will come up. आप उसको बहुत दिन तक शर्मिंदा नहीं रख सकते। वो अपने आप उसको समझ में आएगा कि भाई मैं तो पेड़ पौधे की पूजा करता हूँ, आप मेरे को किस चीज पे शर्मिंदा कर रहे हो। और मैं तो ये बोलता हूँ सबके अपने एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, मैं तो सबको लेके चल रहा हूँ और आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो।
तो धीरे धीरे वो निकल के आने लगा, एंड व्हेन द टाइम वाज राइट देन बीजेपी got into Ram Mandir movement. BJP got into the electoral politics and won by it. So मेरा मानना इसमें थोड़ा सा उल्टा है। साकिब जी, मैं आपकी बात मान रही हूँ, मैं भी थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। जब इन्होंने मोदी जी को अपॉइंट किया कि वो एज पीएम फेस दिखाया, अपॉइंट किया कह रही पीएम फेस दिखाया, तो डेवलपमेंट के मुद्दे पे और जो ये एंटी करप्शन मूवमेंट चल रहा था इंडिया में, मतलब इतना कांग्रेस से करप्शन से परेशान थे, उसके कारण भी मोदी जी जीते थे। तो हिंदूज के अंदर कोई जागृति नहीं आई थी उस टाइम। आप एक बात कहिए पायल जी, अगर सिर्फ वही मुद्दा होता तो अडवाणी जी वाज एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैंक एट दैट टाइम, क्योंकि हवाला के केस में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। देन ही वाज एक्सोनरेटेड एंड ही केम बैक इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स। उससे ज्यादा क्लीन चिट, मतलब आप कहें तो सीता एक अग्नि परीक्षा करके वापस आई थी। तो व्हाई वाज नॉट अडवाणी अ करेक्ट सिंबल टू फाइट दैट इलेक्शन? बिकॉज फॉर गुड और फॉर बैड there was a background of Gujarat. Gujarat has been always a very polarized society. अभी मैंने बीबीसी वाले पे आर्टिकल भी लिखा था कि गुजरात में हर साल दंगे होते थे, and then suddenly it is the majority who spoke up in whatever way. You may like it, you may not like it, but they spoke up because they said that this is far too much. We can't keep on bearing it every year, because the so-called minority or the second largest majority is very violent, and it is pushing us to the corner. So that is what happened, and so that background was there with Modi, and that is why he actually succeeded, because he succeeded as a strong man. While his policies are built on a lot of welfareism and socialism and everything. And वो एक हिंदुइज्म का एक बेसिक प्रेमाइस ये है कि you don't want a कट्टर हिंदू जो so called हम सोशल मीडिया पे कहते हैं. Nobody wants a कट्टर हिंदू. Everybody wants a sober Hindu. And that is what Modi presented when he said that I will be promoting OBCs, I will be bringing the policies to for cleanliness, for Swachh Bharat, I will be bringing toilets to the poor, I will be bringing houses for the poor. Everybody, all the Hindus like it, which is not the case with the other side. निशीत, आपका क्या व्यूज हैं जो साकिब जी ने बताया, आप कितना अग्री करते हैं उससे? इसके दो डायमेंशन है पायल मेरे हिसाब से। एक साइड वो है जो साकेत भाई बोल रहे हैं, उसका जो रिवर्स है वो भी उतना ही ट्रू है। फॉर एग्जांपल, अगर हार्डकोर हिंदुत्व लविंग, हिंदुइज्म फॉलोइंग पब्लिक, पॉलिटिकल पब्लिक के वोट से अगर सरकार बनती होती तो हमारी सरकार शुरू से ही बन जाती। हमारी सरकार कभी बन ही नहीं पाती, क्योंकि वो जो वोट है वो 20-22% पे आके खत्म हो जाता है, और सरकार बनाने के लिए आपको 35-36% प्लस पे जाना है। तो वो जो एडिशनल 10-12% का वोट आता है वो उन लोगों का आता है जो हिंदुत्व प्लस डेवलपमेंट प्लस एफिशिएंसी प्लस नॉन करप्शन प्लस ऑल दोस थिंग्स पुट टुगेदर करके उस नंबर पे पहुंचते हैं। इसके अंदर एक बहुत अनसेड इम्प्लाइड टाइप की अंडरस्टैंडिंग रहती है, विच एमर्जेस फ्रॉम Gujarat also, and prior to it from the position that BJP and उससे पहले जनसंघ and RSS have been taking of जिसको वो काउच करके बोलते हैं कि it is cultural nationalism, but it implies that we stand for the majority value system, and majority value system is going to be the Hindu value system, because मूलतः लोग तो यहाँ पे हिंदू ही थे ना, सनातनी लोग थे। उनके जो वैल्यू सिस्टम होगा अगर उसको आप सपोर्ट करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट प्रो मेजॉरिटी हो जाएगा। एक और बहुत क्रिटिकल पार्ट है जिसको हम लोग हमेशा बातचीत करने में बहुत लाइटली सारी चीजें मिक्सअप हो जाती है। हम कल्चर को, सिविलाइजेशन को, आइडियोलॉजी को, पॉलिटिक्स को, सबको एक ही मिक्सी में डाल के विप कर देते हैं। There are very fine distinctions between all of them. What is ideology? Ideology has got nothing to do with religion or faith. जो जिसे आप रिलीजन, धर्म, फेथ बोलते हो, उसका आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ आइडियाज फॉर हाउ यू वांट टू सी योर कंट्री बीइंग रन। इट इज दैट काइंड ऑफ अ कॉन्शियस थॉट कि इस देश को कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, यहाँ के सिस्टम क्या होने चाहिए। ऑल दोज थिंग्स पुट टुगेदर बिकम एन आइडियोलॉजी। वो नैरो डाउन हो कि इतनी हो गई कि कांग्रेस ने सेक्युलर बोल के उसको
रिड्यूस कर दिया एक ही चीज पे कि डिस्टिंक्शन क्या है। आज कोई भी अखबार में कहीं भी चर्चा होती है तो दो चीजें बोलती हैं, द राइट विंग हिंदू पार्टी इज बीजेपी, द सेक्युलर पार्टी इज कांग्रेस। और सारी पॉलिटिक्स, सारा डेवलपमेंट, सारी थॉट प्रोसेस खत्म करके, बॉइल डाउन करके दो छोटे से फिजूल के पॉइंट्स पे आके रिड्यूस हो जाते हैं, एज इफ द ओनली डिफरेंस इज दिस। इट इज नॉट। देयर आर टन्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन हाउ द पॉलिटिकल सिस्टम वर्क्स, what these political parties stand for, are two entirely different ways of working for the country. निशित भाई, आप जो बात कह रहे हैं, मतलब if I look at it, if I make a scale, so on one end of the scale is a politician, in the middle of the scale is the ideologue, and at the other end of the scale is the religious ideologue. So आप जो कह रहे हैं पॉलिटिशियन एक अलग हुआ, एक आइडियोलॉजिकल स्पेस अलग हुआ, और एक हुआ रिलीजियस स्पेस। एक जगह हम लेफ्ट में जहाँ पे हम रखते हैं पॉलिटिकल स्पेस पे, वहाँ आप नरेंद्र मोदी को रखते हैं। जहाँ मिडिल में आप जब आइडियोलॉग रखते हैं वहाँ पे आप सावरकर को रखते हैं, और जब बिल्कुल राइट में जहाँ बिल्कुल प्योरली रिलीजियस बात करते हैं वहाँ पे आप शंकराचार्य को रखते हैं। दैट दिस इज व्हाट आई वुड थिंक अबाउट द स्केल, एंड ऑल थ्री कैन नॉट बी मिक्सड एंड मडल्ड। This is also साकिब भाई थोड़ा ओवर सिंप्लीफाइड हो जाता है ये भी। मैं इसको अगर इस एरा से बाहर जाके बात करूं, इस समय काल की सीमा से बाहर बात करूं, तो क्या अगर हमारे पास अच्छा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो, चाहे वो बीजेपी हो या और कोई भी पार्टी हो, तो क्या सनातन धर्म खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। प्रॉब्लम अभी के उसमें क्या हो रही है कि जिस चीज को एक सर्टेन रिसर्जेंस हुई 14 के बाद, एक्सपेक्टेशन की, वोकल होने की, उसमें लोगों की अपेक्षा है कि कुछ होगा, कुछ बोला जाएगा, कुछ करा जाएगा। लेकिन वो डिस्टिंक्शन का है कि हिंदूज की एक यूनिफाइड वॉइस नहीं है एज अ मेजॉरिटी कम्युनिटी। वी हैव सो मेनी सिस्टम्स विद इन अस, लेकिन we don't have a head of the religion or head of the faith kind of a position which speaks for all Hindus, which is a good thing because it is not a homogeneous mix of monolithic नहीं है ना हमारा सेटअप। तो वो उसमें भी मेरे को मतलब थी कि एज अ सेकुलर नेशन इन द टुडेज वर्ल्ड वी कैन लुक एट इट एज अ, साकेत जी थोड़ा हिंदी में बोलिए, थोड़ा हिंदी में। उसमें मुझे जो लगता है उसमें एक जो गैप लगता है, मतलब आज के जमाने में हम कहते हैं कि वो एक बढ़िया चीज है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक गैप है, वो एक खालीपन है, वो एक वैक्यूम है, क्योंकि वहां पे भी कुछ होना चाहिए। जब आपके पास दशरथ होते थे और जब आपके पास श्री राम होते थे तो आपके पास वशिष्ठ भी होते थे। वो एक गैप है। वो जो मैंने पायल जी को जो कहा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है कि वी हैव लॉस्ट आवर व्हाट यू कॉल हिंदू इंटेलेक्चुअल्स, इन द सेंस आई वुड स्टिल, मैं साई दीपक के डिबेट्स देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आई थिंक ही इज फीलिंग दैट अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बिकॉज वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात करते हैं, एंड आई नीड दैट काइंड ऑफ हिंदू इंटेलेक्चुअल, क्योंकि उसके एब्सेंस में हम चाहते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन वही काम करें। कुछ पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, लेकिन हर लेट्स से इवन विथ नो डिसरिस्पेक्ट टू शिवाजी, आई डोंट थिंक कि शिवाजी कैन बी कंपेयर्ड विथ मे बी राजा भोज और मे बी राजा जनक। he was not a shastri that way. He had a particular ideology, commitment towards Hinduism, to promote it and to fight it, to protect it and to shelter it. वो शिवाजी में था, लेकिन वो शास्त्रों के कितने प्रकांड पंडित थे वो मुझे नहीं पता। तो वैसा वो एक रेयर राजा जनक हो सकते हैं जो अपने आप शास्त्रार्थ करते थे और शास्त्रों में खुल के उस लेवल पे जाके बहस कर सकते थे। वो जो चीज है पिछले, मेरे को लगता है जो 600-700 साल में, आप देखिए कि एक एजुकेशन रहा, मुगलों के अंडर में भी एक एजुकेशन रहा कि भाई आपको देयर वाज, एक तो कॉमन पब्लिक को एक बेसिक रीडिंग दी जाती थी इस्लाम में, और बाकी जनता भी जो थी उसमें से, कॉमन पब्लिक में से, देयर वर डेडिकेटेड पीपल हु वर स्पेसिफिकली ट्रेन्ड ऑन इस्लाम, एंड दैट वाज देयर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। उससे उनका काम चलता था, उससे उनका रोजगार होता था। उनका काम ही ये था कि आप ये इस्लाम के विषय में पढ़े। चर्च का आप देख लीजिए, वहां जो पास्टर्स वगैरह बनते हैं उनको लाइफ टाइम डेडिकेट करना होता है, उनको किताबें दी जाती है, वो पूरे टाइम उसी लाइब्रेरी में रहते हैं। दे डोंट रीड एनीथिंग एल्स, वो पूरे टाइम अपने स्क्रिप्चर्स ही पढ़ते हैं। हमारे पास मैं एक छोटा सा पॉइंट डालूंगा खाली। जी, वो पढ़ते हैं, उसके साथ उनको वो अथॉरिटी दी जाती है ओवर द कम्युनिटी। जी, एब्सोल्युटली, जो प्रोसेस हमारे यहाँ नहीं है। जी,
वो अथॉरिटी का जो अगर आप सेंस देखें, वो शुरू से यही था कि भाई अगर आपको विश्वामित्र आके कह देते हैं कि आप अपने राजकुमार हमारे साथ भेज दीजिए, हमारे धर्म की रक्षा करनी है, तो दशरथ कांट रिफ्यूज, ही कैन ओनली प्लीड कि मेरे बच्चे छोटे, अभी इनको मत लेके जाओ। और दूसरी उसमें एक बात यह है कि जो धार्मिक गुरु हैं, वो अगर कहते हैं कि मेरे को यहाँ रक्षा चाहिए और शासन यहाँ पे स्टेप इन करे, वो आई थिंक हमारे माइंडसेट में आई थिंक 5,000 और 8,000 साल से हमारे दिमाग में है। आप देखेंगे कि जब भी अगर कुछ इंसल्ट होती है हिंदुइज्म के, व्हाट डू वी डोंट कम आउट ऑन स्ट्रीट एंड डू STSJ। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अमित शाह को टैग करते हैं कि देखिए ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी टेंडेंसी ये है और हमारा कल्चर ये है और हमारा धर्म ये कहता है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर जो होता है, जो आज के डेमोक्रेसी में कहते हैं, वो हमारे धर्म में शुरू से अंतर्निहित है। और हम ये कहते हैं कि भाई अमित शाह जी आप शासन में हैं, प्लीज एक्ट, ये देखिए क्या हिंदुओं के विषय में क्या कह रहे हैं। तो वो हमको जो शासन का समर्थन चाहिए वो आज भी चाहिए, लेकिन हमको इसमें ये नहीं भूलना चाहिए, हमको ये नहीं इमेजिन करना चाहिए कि वो हिंदू धर्म के आइडियोलॉग बन गए हैं। दे आर नॉट आइडियोलॉग्स ऑफ हिंदू धर्म, दे आर पॉलिटिशियंस मे बी कमिटेड टू हिंदुइज्म। अब जैसे बहुत बारी जैसे शाहीन बाग की बात होती है, तो जो बीजेपी के सपोर्टर्स, सो कॉल्ड सोशल मीडिया के वो जो सेलिब्रिटीज हैं, वो आके जब ये बात करो तो कि वो रोका नहीं, टाइम पे नहीं हुआ, इंटेलिजेंस फेल हुई, सब कुछ हुआ, तो वो आके यही बोलते हैं कि अगर आप इतने हिंदू थे तो आप सामने वाली रोड पे क्यों नहीं एज हिंदूज आ गए और वहां बैठ गए, और उस रोड के पार बैठ जाते तो 50,000 हो जाते तो पर वो ये नहीं रियलाइज करते कि गवर्नमेंट मुसलमानों को नहीं रोकती है, जो इंडिया की कोई भी गवर्नमेंट हो, बीजेपी हो कांग्रेस हो, पर जैसे ही हिंदू इकट्ठा होना शुरू करता है, चाहे हम जंतर मंतर रोड पे कश्मीरी पंडित के जेनोसाइड बिल के लिए खड़े हुए, हमें उसी टाइम हटा दिया गया। नहीं, ये इसमें निशित जी ने जो बात बोली ना कि हमारे यहाँ कोई पोप नहीं है, ये एक बड़ी दिक्कत की भी बात है। जो मैं इसीलिए, मुझे इस चीज पे मतभेद है नीतीश भाई से, कि नीतीश भाई के निशित भाई ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पोप ना होना एक अच्छी बात है। मुझे लगता है ये पोप नहीं, अच्छी बात नहीं मानता मैं मानता हूँ गैप ये लगता बुरी बात हाँ, है। हाँ, लेकिन उसकी एब्सेंस में वो जिम्मेदारी हम पॉलिटिशियन को दे देते हैं, वो गलत जो है। बहुत गलत अजम्पशन है। हाँ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि हाँ, अगर अगर हमारे यहाँ इस तरह के कोई शंकराचार्य होते, और जब अजमेर से जब ये बात निकली नूपुर के मामले में कि सरतन से जुदा, आज जो संत समाज के लोग आके कह रहे हैं कि पठान को अगर बंद कर दो तो मैं ये कर दूंगा, तो मैं वो कर दूंगा, वो बड़ा मैटर था उस समय। उनको खड़ा होना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था कि भाई कोई भी हिंदू वहां नहीं जाएगा, या फिर मैं वहां पे खड़ा होके मैं वहां पे भूख हड़ताल करूंगा, मैं ये मांग करता हूँ कि इस आदमी को पकड़ के 10 साल के लिए अंदर करो, जिसने ये कॉल दिया वहां पे बैठ के। तो आपका क्या होता कि आपकी बात जो है एक तो बड़े पट्टल पे जाती। ये क्या है कि कोने में बोला, हमारे इंडिया के चैनल्स पे चला, बाकी दुनिया में किसी को नहीं पता कि अजमेर में क्या हुआ। इट इज स्टिल अ सिटाडेल ऑफ पीस। वो जो चीज है, अगर हमारे भी ऐसे कोई शंकराचार्य होते जो जिनके एक स्टेटमेंट पे US में, UK में सब जगह बातें आ जाती, तो वो उस समय खड़े होकर ये स्टेटमेंट देते कि आपने इस तरह की कॉल कैसे दे दी, आप इस देश में रहते हो, इस देश के टैक्स पेयर के फंड पे आप चलते हो, और पुरानी चादरें आप रिसाइकिल करते हो, और उसके बाद आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। लेकिन उस पे कोई भी धर्मगुरु नहीं बोला, और उसका कारण ये है कि मुझे लगता है शायद हमारे पास धर्मगुरु है नहीं, और हम ये चाहते हैं वो धर्मगुरु का काम जो है नरेंद्र मोदी करें, तो वो चीज नहीं हो एक सकती वो है। भी है। दूसरा जो अभी आपने बात बोली ना कि हम शासन से अपेक्षा करते हैं कि वो स्थिति को कंट्रोल में ले, उस पर एक्शन करे, उसके अंदर एक बहुत बड़ी अपेक्षा ये भी रहती है कि भाई आप शासन में हो तो यू विल फॉलो द लॉ, यू विल प्रैक्टिस द लॉ, चाहे वो हिंदुओं के अगेंस्ट हो चाहे मुसलमान के अगेंस्ट में हो। इफ द लॉ इज बीइंग ट्रेसपास्ड यू विल टेक एक्शन इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन कर रहा है। लेकिन वो एक्शन कभी जस्ट एंड फेयर नहीं होता है। वो एक्शन स्थिति को देखते हुए पॉलिटिकली डिसाइड होता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है कि सॉफ्ट लेना है, कि अभी मामले को लिम्बो में रखना है। तो वो उसमें कभी कानून की एक बेसिक बुनियाद होती है ना, ट्रांसपेरेंसी एंड इक्वालिटी ऑफ जस्टिस इज व्हाट द होल एडिफिस ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन। When equality is not there and transparency is not there, there is no justice. आप बोलते रहो कुछ भी कि ये by the law है, अगर law is going to be interpreted according to the situation and according to the people involved, then it is no law according to me. निशित भाई, वो उसमें तो अगर आप देखें तो उसमें
द कस्टोडियंस ऑफ लॉ देमसेल्व्स आर नॉट वेरी यस, वेरी फेयर। यस, दैट यस। इज, समस्या तो वहीं से उत्पन्न होती है ना, जब आपका संसद एक फार्म लॉ को पास करता है, आप उस पर कोई बहस नहीं करते, कोई डिबेट नहीं करते, उस पे एक कमिटमेंट दी जाती है शीर्ष अधिवक्ताओं द्वारा कि भाई हम कल को हम इस पे, आप इसको रोक लगा दीजिए, यहाँ पे कोई हिंसा नहीं होगी। उसके अगले दिन जाके लाल किले पे हिंसा हो जाती है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस विषय पे रिपोर्ट बनवाता है, रिपोर्ट कभी भी पब्लिक नहीं करता है। तो ये जो हमारी जुडिशरी की तरफ से भी ये बड़ा भारी दोष है कि देर इज नो इक्वालिटी, एंड देर इज टोटली इट इज रनिंग बीइंग रन इन आर्बिट्ररी फैशन, कि आज मेरा ये मूड है, आज मैंने सुबह अच्छा नाश्ता किया तो आज मैं ये डिसीजन दूंगा, आज मैंने खराब नाश्ता किया तो आज मैं ये डिसीजन दूंगा। तो वो गैप जो है, तो सरकार भी मेरे ख्याल से इस भय से चलती है कि मैं ये कर दूं तो पता नहीं क्या यार होगा। साकिब भाई, मैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ उसमें नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि अपन लोग तो खुल के बातें करते हैं, चाहे जुडिशरी। मैं एक बहुत ब्रॉड स्ट्रोक लेवल पे ये कहना चाहता हूँ, एनी ग्रुप, एनी पार्टी, एनी बंच ऑफ पीपल who cannot exercise their majority do not deserve a majority. अगर आप में अपनी मेजोरिटी स्थापित करने का दम नहीं है, और आप कभी इसका हाथ जोड़ते हो, कभी उसका हाथ जोड़ते हो कि आप कर दो, आप कर दो, तो आप भूल जाओ, यू विल ऑलवेज बी टेकन फॉर ग्रांटेड। निश्चित भाई, हमारी तो राजनीति देखिए पहले से ऐसी रही है। एक किसी ने बहुत अच्छी बात एक बार कही थी कि पार्टीशन क्यों हुआ, तो उसमें मैंने, पता नहीं, मुझे नहीं पता किसने बात कही थी, किसी ने कहा था कि वो इसलिए हुआ क्योंकि हिंसा इतनी बढ़ गई थी कि कोई और रास्ता ही नहीं था। अब इस पे किसी ने कहा कि जब सिविल वॉर हुआ था यूएस में, इट वॉज वेरी सर्टेन कि वहां पे नॉर्थ और साउथ बिल्कुल अलग हो जाएगा। देयर लीडर्स डिसाइडेड कम व्हाट में, नो मैटर व्हाट द कॉस्ट, वी विल नॉट लेट द नेशन ब्रेक। हमारे लोगों में वो साहस नहीं था। हमारे लोगों में हमारी राजनीति की रीढ़हीनता तो एक ऐतिहासिक सत्य है, और उसका खामियाजा सभी लोग भुगत रहे हैं। क्योंकि नहीं तो कोई भी न्यायालय भी आके ऐसा कैसे बोल सकता है कि आप संविधान को वैसे ही इंटरप्रेट करेंगे जैसा हम आपको बताएंगे। कॉलेजियम की जो बहस थी उसमें उन्होंने यही बोल दिया था। उन्होंने बोल दिया था कि भाई, यू विल इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन द वे वी टेल यू टू, इट इज नॉट लाइक दैट, इट कांट बी लाइक दैट। मतलब इससे कम, ऑब्वियसली इससे इट कैन नॉट इससे बी, इससे अनडेमोक्रेटिक चीज क्या हो सकती है? इट इज अ ग्रॉस ट्रेसपासिंग ऑफ देयर पावर्स। वो तो खैर एक अलग ही बहुत बड़ा विषय है। तो उन सब पुश एंड पुल के बीच में अगर सरकार काम करती है तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। और मैं तो मतलब पायल जी, आपको ये कहूंगा कि मैं कई बार कांग्रेस के विरोध में जब ट्वीट भी करता हूँ या लिखता हूँ, तो कई बार मैं डेस्परेशन में लिखता हूँ। मैं इसलिए नहीं लिखता हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कांग्रेस एग्जिस्ट करे, मैं इसलिए लिखता हूँ कि मुझे बड़ी हताशा होती है कि भारत में कोई विपक्ष नहीं है, आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। आपके पास ऐसा विकल्प नहीं है कि एक पार्टी अगर कहती है कि हम सीएए लाएंगे, और फिर वो 3 साल लटकाती है और कहती है कि कोविड के कारण हम सीएए का कानून नहीं लगा पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक पार्टी आके बोले कि मैं, जिस दिन हमारी सरकार बने, हम जिस दिन शपथ लेंगे, उस दिन से हम सीएए लागू करेंगे, रादर देन सेइंग कि हम लागू ही नहीं करने देंगे। एक पार्टी अगर कहती है कि हम धारा 370 को अमेंड करेंगे, दूसरी पार्टी ऐसी होनी चाहिए हमारे पास विकल्प के तौर पे, जो कहे कि हम धारा 370 ये 6 महीने में कह रहे हैं हम हटाएंगे पूरी तरह से, मैं 1 महीने में हटाऊंगा, और मैं उस स्टेट को ओवरवेलम कर दूंगा टू ब्रिंग बैक, टू रिस्टोर द डोमिसाइल इम्बैलेंस, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस, सॉरी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ। मैंने आपकी बात मान ली कि ये सब अलग अलग हैं, पॉलिटिकल पार्टी अलग है, आइडियोलॉजी अलग है, रिलीजन अलग है, सब है। पर आप बताओ, कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं है इंडिया में जो स्टेज पे जाके भाषण खत्म होने पे जय सिया राम, हर हर महादेव बोले? और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो श्री राम का गमछा पहने, लगा हुआ गमछा पहन रही है, या टीका लगा के जा रही है, तो हाथ में धागे पहने इतने सारे, मतलब इतना ज्यादा टीका लगाया खूब बड़ा। तो फिर ये सब बीजेपी करती है, तो वो लोगों को गुमराह तो कर ही रही है ना। फिर तो लोग तो जाएंगे ही इन्हीं के पास ना, जब हिंदू को कोई प्रॉब्लम होगी। नहीं, मुझे नहीं लग रहा गुमराह कर रहे हैं। देखिए, बहुत लोग व्यक्तिगत स्तर पे काफी धार्मिक लोग भी हैं, तो अगर वो अपने धर्म को दिखा पा रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में जो मतदाता हैं वो उससे चिढ़ते नहीं है।
वो उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो वो नेता भी खुल के अपनी कौन धार्मिक कर रहा है भावना। सिवाय सिवाय बीजेपी के? कौन सा कांग्रेस का, एसपी का, जेडीयू का, आरजेडी का, ये कितने हिंदू लोग हैं? टीएमसी नहीं, कितने? अभी राहुल गांधी हर जगह मंदिर में गए हैं अभी। पर वो अब बोलते हैं जय सिया राम, वो चिल्लाते हैं हाँ, भाषण को जय सिया राम, और बोलते हैं सबको बोलो हर हर महादेव। ये तो सिर्फ बीजेपी के लीडर्स करते हैं। वो तुम एक बार राहुल गांधी ट्रेंड करवाओ तो करने लगेगा वो भी। नहीं, पर आप बताओ ना, तो कहीं ना कहीं बीजेपी वो होप तो दे रही है ना हमको, तो हम उन्हीं के पास जाते हैं ना फिर। नहीं, अभी हम देखिए वो जो निशित भाई ने कही कि उसमें देखिए अभी आपको सरकार से अपेक्षाएं आपकी बढ़ रही हैं, आपकी सरकार से अपेक्षाएं बढ़ना लाजमी भी है। आप ये चीज देखें कि बहुत सारी चीजें अब, आज जैसे अदानी का मामला उठ रहा है, मैंने सबसे पहली चीज यही बोली थी कि आज ये मामला नहीं उठता अगर आपने वो जो बैक ऑप्स प्राइवेट लिमिटेड की गतिविधियों पे पूरी जांच करके एक श्वेत पत्र ला दिया होता कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन आप राहुल गांधी ने क्रिएट किया था, एक कंपनी शुरू की थी लंदन में, जिसका ऑफिशियल मोटो या मोटिव था टू वर्क इन द स्पेस ऑफ आर्म्स। अब उनकी कोई बैकग्राउंड तो नहीं थी, ना वो एक्स जनरल थे, ना वो पहले फौज में थे, ना वो डिफेंस में थे, ना डिफेंस एनालिस्ट थे। तो अचानक किस कारण से राहुल गांधी ने ऐसी कंपनी शुरू की थी जिसका नाम बैकऑप्स था? उस पर हमने कभी जांच नहीं करी। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी अचानक इतना पैसा कमा लेती है, हम हल्ला वल्ला करते हैं। अभी आप देखिए सत्येंद्र जैन की मालिश कहाँ गई, सब मामला खत्म हो गया। बात यह है कि चीजों को जब आप लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं ले जाते हैं, धीरे धीरे जनता को ये कष्ट होने लगता है कि, और इससे दूसरे लोग भी एम्बोल्डन होते हैं जो क्रिमिनल से, दे विल स्टार्ट पॉइंटिंग फिंगर्स एट पीपल हु आर नॉट डेफिनेटली अ क्रिमिनल। उनको साहस बनता है कि हम इनके ऊपर उंगली उठाएं, भाई तुमने ये कैसे कर दिया, वो देखो अदानी ने पैसा कमा लिया, उसने फ्रॉड कर दिया, क्योंकि उनके खुद के फ्रॉड पे कभी कुछ एक्शन ही नहीं हुआ। तो वो डिमांड्स हमारी बनती जा रही है, बट ऑल सडन एंड देर आर, अगेन वही है कि देर आर डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि नरेंद्र मोदी जो है उन, अब नरेंद्र मोदी ने वहां पे भाषण दिया एएमयू में, उसमें उन्होंने बोला सर सैयद वाज अ ग्रेट पैट्रियट। अब ऑन रिकॉर्ड है, उनको ब्रिटिशर्स ने उनको बिकॉज ही उन्होंने इनके खिलाफ काम किया, जो 1857 के विद्रोही थे हम्म। उनके खिलाफ काम किया, उनको अवार्ड मिला ब्रिटिशर्स की तरफ से। ही वाज ऑनर्ड बाय द ब्रिटिशर। तो वो आदमी को आप पैट्रियट बोल रहे हो, तो वो एक पॉलिटिकल कंपल्शन है, आप उनसे वो चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट अगर हमारे कोई ऐसे शंकराचार्य पर ना होते। बोलते नहीं, हाँ, अगर मोदी मोदी जी ना भी बोलते तो कुछ जाता तो नहीं। हाँ, नहीं, बट मैं कहता पहले हूँ यहाँ पे देखिए। क्या होता है ये देखो। आप इस देश की तासीर को समझो जरा। हमारे यहाँ बोलते हैं कि वी आर अ हीरो वर्शिपिंग सोसाइटी। वो बहुत कैजुअली बोला जाता है, लेकिन आप यहाँ पे अगर आपको कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाता है ना, जो आपका बहुत बढ़िया इलाज करता है, तो आप उससे फाइनेंशियल एडवाइस भी मांगने लगते हो, और उससे पूछने ये भी पूछ लेते हो कि भाई साहब मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, आप कौन सी खरीदनी चाहिए बताओ। ठीक है। तो वेयर वी फाइंड फेथ, वी वांट टू प्लेस ऑल आवर फेथ इन दैट। मतलब अगर हमें पॉलिटिकल लीडर अच्छा मिला है ना, तो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं ये फाइनेंशियल लीडर भी बन जाए, ये कल्चरल लीडर भी बन जाए, ये सिविलाइजेशनल लीडर भी बन जाए, ये रिलीजियस लीडर भी बन जाए। पर अरे भाई निश्चित इसको अच्छा पॉलिटिकल तो बने रहने वो दो। वो नहीं, उनसे पर वो थोड़े दिन में लोग मोदी जी से ये भी एक्सपेक्ट करने लगेंगे कि भैया वो जैसे 8 बजे आके उन्होंने नोटबंदी की, वो 8 बजे आके ये भी बताएं कि कल सुबह से अमावस का उपवास रखना है आपको, हाँ। कि भैया आप कुंडली देख के आओ, आप सब देख के आओ, ग्रह देख के आओ, और आप बताओ कि ग्रहों के हिसाब से कल सॉरी। कल हमको उपवास रखना है कि कल नहीं रखना। और उन्होंने नहीं बताया तो हम बोलेंगे देखिए आप कैसे, ये कैसे देखिए हिंदू है। ये दिस इज सो अनफेयर, नॉट जस्ट टू मोदी जी। आई सीरियसली मीन इट, इट इज वेरी अनफेयर टू मोदी जी एज वेल एज द पीपल। आप उनसे क्यों, आप धर्म की रक्षा की अपेक्षा उनसे क्यों कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, मुझे बताओ। आई वॉन्ट टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, यू टेल मी वाई शुड हिंदूज वेट फॉर मोदी जी टू टू सेफ गार्ड देम। बिकॉज वो इम्प्रेशन देते हैं ऐसा, बीजेपी के लीडर। लेते भी तो हो ना, वो नहीं नहीं, आप इम्प्रेशन देते हो और आप क्यों, इम्प्रेशन लेते हो। क्योंकि वो मुंह क्योंकि से बोलते नहीं है और आप भी मुंह से नहीं बोलते हो। क्योंकि ये यहाँ सरल सारी है। चीज इम्प्लाइड है। क्योंकि क्यों ये जब ये सरल है ना निशित भाई, ये सरल है कि मतलब आपको देखिए, अगर किसी से लड़ना है और आपको अपने कपड़े नहीं गंदे करने, तो आप क्या करते हैं? आप 100 रुपए देके एक लठैत बेच देते हो। आपको लगता है मोदी जी को आपने 100 रुपए दिए, वो आप मतलब 100 वोट दिए, वो आपके लठैत हैं।
तो जाओ वही लड़ो, देखो वो क्या बाहर आके कौन आदमी चिल्ला रहा है। नहीं, पर I very Payal seriously believe कि the Hindu society, the Hindu community has to clear up its stance for a lot of things. हमें एज अ कम्युनिटी इवॉल्व होना है बहुत सारी चीजों पे, और अपने स्टैंड्स बनाने पड़ेंगे कि हम एज अ कम्युनिटी किसी मैटर पे हु आर द पीपल वी लुक अप टू एंड हु आर द पीपल वी ग्रांट द अथॉरिटी टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ अस। यहाँ तो हर कोई खड़ा होकर कुछ भी बोल देता है जो उसको समझ में आता है, और वो डिवाइडेड कम्युनिटी बन जाती है। उसमें एक राइट विंग एक्स्ट्रा राइट विंग हो जाता है, एक उजड हो जाता है, एक सॉफ्ट राइट विंग हो जाता है, एक सेंट्रिस्ट हो जाता है, और सब सनातनी होते हैं। पर निश्चित आप देखो, हिमाचल में कांग्रेस हारी है, सॉरी बीजेपी हारी, और सारा ब्लेम बीजेपी के स्पेसेस हो रही थी जो प्रो बीजेपी थी, उसमें जितने ये 3 लाख 5 लाख 1.5 लाख ऐसे बड़े बड़े ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आ रहे थे जो बीजेपी के लिए काम करते हैं, या वो एक्सपेक्ट करें कि एक दिन उनको बीजेपी एमएलए और एमपी की सीट देगी, उन्होंने आके यही बोला कि देखो हिंदू दगा दे गए। मैं एक बात बोलूं आपको, फिर ये कौन कर रहा है? ये बीजेपी उनको रोकती क्यों नहीं? ये कहने ये जो स्पेस के बड़े 2 लाख 5 लाख वाले हैंडल है ना, ऐसे 2-3 हैंडल को टिकट मिला है कभी कभी, और जब भी मिला है तो उनको पब्लिक रिस्पांस क्या मिला है आपको ये भी पता है। तो सोशल मीडिया पे बकैती कर लेना और हर चीज पे ज्ञान अपना झाड़ देना, पर इनको doesn't make you an expert of the subject. नो बट निषेध भाई कि ये कहना है, ये जो है ना पायल जी, ये सोशल मीडिया का इनहेरेंट प्रॉब्लम है। इट इज नॉट ओनली अबाउट राइट विंग और लेफ्ट विंग। आप इरोम शर्मिला को देख लीजिए, सबको तो ये लग रहा था कि भैया कम से कम वो अपनी सीट तो निकाल ही ले जाएगी। 12-13 कितने 30 वोट मिले थे उनको जब वो चुनाव लड़ी थी। तो वो एक हाइप होता है, और आप वो जो ये क्या है, दिस इज अ साइलो इन विच वी एवरीथिंग इज हाइपर। आपकी ओपिनियन भी हाइपर है, रिएक्शन भी हाइपर है, यहाँ पे हर समय टेम्परेचर बढ़ा ही रहता है, बट दैट इज नॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी वी लिव इन। पर आईटी सेल को इंस्ट्रक्शंस दी जाती है ना कि ये बोलो, ऐसे ऐसे ये पॉइंट्स बोलो। देखो पायल जी, आप ये अजम्पशन, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये अपने थिंकिंग में से निकाल दो। बीजेपी कैसे रन करती है ये अज्यूम करने का अधिकार हमें नहीं है, unless we become a card carrying members of the party and we work and we rise up the rank and reach a position where we can take that decision. हम at best क्या है, हम सपोर्टर है पार्टी के। पार्टी कैसे चलाई जाएगी, उनको क्या इंस्ट्रक्शन देना है नहीं देना है, बोलना नहीं बोलना है, ये वही वाली बात है। जैसे सोशल मीडिया वाले बोल रहे हैं ना कि हिमाचल में ये हुआ तो हम लोग हंस रहे हैं अभी, ये वही उसी का दूसरा रूप है। हम पार्टी को बता रहे हैं तुम्हें कैसे चलना चाहिए, क्योंकि हमने तो कभी चलाई नहीं पार्टी। नहीं निषेध भाई, इसमें मेरा एक मतलब हम लोगों का आपस का भी एक कष्ट है, जो मतलब मैं काफी नोटिस करता हूँ कि हम भी एक हंगअप हो जाते हैं एक नैरेटिव से। जैसे एक मित्र है मेरे सोशल मीडिया पे, बड़े काफी दिन बाद वो वापस है, उन्होंने सबसे पहले आके गौरव प्रधान को ढूंढ के उनके विषय में कुछ बोलना शुरू किया। मैं कहता हूँ व्हाई डोंट यू इग्नोर देम। भाई आपकी तरफ का बंदा है ना, कोई बंदा ठीक हो नहीं हो, आप दूसरी तरफ ये देखिए, they will not contradict even the most stupid or dumbest person on their side. हम बिल्कुल उसमें कूद जाते हैं। तो मतलब मैं जो हमेशा कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे you should levitate, don't get dragged into it. तो आप लेविटेट कीजिए, आप अपना नैरेटिव बनाइए। मैं कहता हूँ स्पेस होते हैं हमारे कि बीजेपी को 300 सीट मिलनी चाहिए या 350 सीट मिलनी चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब हम मेंबर ही नहीं है और हम अगर एक सिविलाइजेशनल कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, अभी रामचरितमानस पे विरोध हो रहा है, तो हम वो आज सुबह किसी ने बहुत अच्छा स्पेस एक क्रिएट किया था, मैं ज्वाइन नहीं किया, बट वो मुझे लगा बहुत सेंसिबल चीज है कि उन्होंने बोला हम रामचरितमानस पाठ करेंगे सुबह, विच इज अ सेंसिबल थिंग। अगर 200 लोग ज्वाइन करते हैं, एटलीस्ट उनको पता तो होगा कि इसमें क्या लिखा है। तो वो एक उस लेवल के काम अगर हम करें तो हमको, और कोई बकवास भी कर रहा है अगर अपनी तरफ का बंदा है तो उसको एकदम लॉक स्टॉक बैरल उसके पीछे पड़ने का क्या तात्पर्य है। Don't we have anything better to do when we are actually facing a situation where step by step we are losing inch by inch and miles by miles? साकेत भाई, ये सोशल मीडिया कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, यहाँ का मैकेनिज्म क्या होगा या डेकोरम क्या होगा, एक्चुअली ये इट इज अ फ्री फॉर ऑल स्पेस। ये ऐसे ही चलेगा, ना आप डिसाइड कर पाओगे, ना मैं कर पाऊंगा, ना और कोई कर पाएगा।
है ना आईटी सेल कर पाएगा, ना नेताजी कोई कर पाएंगे। ये जगह ऐसी ही है, ये इसका नेचर है, ये ऐसी ही चलेगी। दैट इज द लीस्ट ऑफ माई कंसर्न्स एक्चुअली, क्योंकि सारी चीजें, पार्टी भी हमारे हिसाब से चले, सोशल मीडिया भी हमारे हिसाब से चले, देश भी हमारे हिसाब से चले, और धर्म भी ऐसा तो हो नहीं सकता। हम तो अपने हिसाब से चल सकते हैं ना, हम क्यों सोशल हाँ, मीडिया हमें क्या करना है, उसमें ड्राइव। हाँ, हमें क्या करना है, दिस इज व्हाट वी नीड टू थिंक अबाउट, एंड अगर दैट इज हमारा अ गुड थिंग। मैंने एक ना इंटरव्यू देखा था, जॉर्डन पीटरसन ने मोहम्मद हिजाबी का एक इंटरव्यू लिया था। मोहम्मद हिजाबी जो बर्मिंघम वाले राइट्स में बंदा था, उसमें एक मेरे को बड़ी अच्छी चीज ये लगी कि जब वो बंदा कोट कर रहा था ना, जॉर्डन पीटरसन ने काफी कोशिश की कि उसको एक शांति प्रिय रूप दे के दिखाने की कोशिश की। ही रिजेक्टेड दैट आइडिया एंड ही सेड कि नहीं, हम ऐसे नहीं है, हम ऐसे ही हैं। और वो हम ऐसे ही हैं जो उसने बोला, इट वाज नॉट सेड इन अ वेरी व्हाट यू से अनसोफिस्टिकेटेड टोन। ही यूज्ड द वर्सेस प्योर इन प्योर अरेबिक। आज मेरे से आप कोई बात करना शुरू कर दे, आपसे कोई बात करना, हम संस्कृत के श्लोक उठा के ला सकते हैं। बस एक हम ले आते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम, हमारे पास। तो हम उस लेवल पे क्यों नहीं काम करते? व्हाई डोंट वी एम्पावर आवर यूथ एट दैट लेवल? फॉरगेट व्हाट द पॉलिटिशियंस आर डूइंग, फॉर एट द सिविलाइजेशनल लेवल, व्हाई डोंट वी टीच आवर पीपल द गुड थिंग्स अबाउट आवर सोसाइटी? उपनिषद में मैं अभी पढ़ रहा था कि जो अभी इतना कास्ट पॉलिटिक्स होती है, उसमें एक बड़ी अच्छी चीज लिखी हुई है कि सबसे पहले ब्रह्म बना बट द वर्ल्ड वाज नॉट स्टेबल। ब्राह्मण बना, देन क्षत्रिय बना, स्टिल द वर्ल्ड वाज नॉट स्टेबल। देन वैश्य बना, still the world was not stable. Then Shudra was created for doing the physical work and then the world became stable. आप इससे बड़ी एक कॉम्प्लीमेंट्री सोसाइटी, एक दूसरे को जोड़ने वाली सोसाइटी, फिलोसफी, हमको पता ही नहीं है ये सब चीजें। हम उस पे क्यों नहीं ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, और सोशल मीडिया को उसके लिए उपयोग करें? क्योंकि जो वो गैप है, जो मैं आपको जो चीज कह रहा हूँ, जो हमारे पास गैप है, वो गैप को हम भर सकें। जो रिलीजियस लीडरशिप है, that is not going to come from political leadership. That may happen accidentally sometime, maybe 20 years after Modi, maybe Yogi will come and he will have his own by sheer coincidence वो हो जाए तो हो जाए, कोई जनक आ जाए, कोई राजा भोज आ जाए, तो वो एक अलग बात है। अच्छा, अब मुझे आप दोनों लास्ट में, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम इंटरव्यू खत्म करते हैं। आप मुझे बताओ कि जो राम मंदिर बनेगा, आपको लगता है कि जिस तरीके से वेटिकन क्रिश्चियंस को बताता है क्या करना है, मेक्का मदीना से इनको ऑर्डर्स आते हैं, ईद तक इनकी वही डिक्लेयर करते हैं, टाइम सब कुछ वही डिक्लेयर करते हैं, आपको लगता है राम मंदिर बनने से ये थोड़ा सा ये हिंदूज के लिए भी होगा कि वहां से कुछ निकलेगा, ऑर्डर्स निकलेंगे हमारे लिए, या किस तरीके से? नहीं होगा। यूनिटरी कमांड जो है ना पायल जी, इट इज अ मिलिट्री फीचर। इट इज अ मिलिट्री फीचर। मैं कहता हूँ, आप जो भी धर्म पकड़ लें, इस क्रिश्चियनिटी अगर पकड़ लें, तो मे बी जीसस डिड नॉट इंटेंडेड टू बी अ मिलिटरी रिलीजन, बट जो क्या कहते हैं, व्हाट वाज हिज नेम, क्लेरिक्स थे सारे, उन्होंने तो वो जो हाँ, जो रोमन एम्परर थे हु फर्स्ट कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, he took it as a very political religion, as a military religion. When Prophet Muhammad started Islam, he started it as a military religion because he wanted to acquire territories, create an empire, which is not the case with Hinduism. Somebody was sitting, और वो ऋग्वेद में वो बैठ के सोच रहा है, नदी बहती है तो क्यों बहती है, हवा चलती है तो क्यों चलती है। He was not saying कि मैं जो कह रहा हूँ वही करो, नदी उधर से उधर ही जाएगी, और तुम लोग मानो नहीं मानोगे तो तुम मेरी सेना से बाहर हो। तो दैट इज नॉट द नेचर ऑफ अस। बहुत ही बढ़िया डिस्कशन हुई है, एंड आई होप जो हम इस वीडियो से दिखाना शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे ही बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, फिर बाद में सोशल मीडिया पे भी जो लोग देखेंगे, आपको यूट्यूब पे हो देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।